I am Kinnari Dave from MB Patel English Medium School, and you are learning with me the Standard 12 Chapter 1 Solid State. Today in part 7 of the solid state, we are going to start with the density and the sum of the types of defect. Student, density मतलब क्या? What is the meaning of density? Ratio of mass and volume. Very good. So now just look at the board. Now we'll form the formula to find the density. Density is a ratio of mass by volume. मास बाय वॉल्यूम. अब जब हमने यहाँ पर क्यूबिक सेल की बात की थी, तब यहाँ हमारे पास में है एटम. अब एटम के लिए स्टूडेंट हमें कितना मास है उसका वो कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर उसके बदले में आपको Na+ दिया है या Na दिया है तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, पर मास पता नहीं है. तो उसे हमें किस तरह से ये डेंसिटी फाइंड करेंगे, ये मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर ये पैरामीटर्स थे हमारे ABC, अल्फा, बीटा, गामा, एंगल. सो ये यहाँ हम ड्रॉ करके फिर से समझ रहे हैं, और उसी के बेस पे हम डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है वो समझेंगे. दिस इज x axis, y axis and z axis. This is breadth, length and height. Now here this angle between y axis and z axis, that will suppose as a alpha. Then this angle is supposed as a beta and this angle is supposed as a gamma. Now the question is, student, as we know, for the cubic unit cell, A equal to B equal to C, and the same way alpha equal to beta equal to gamma is equal to 90 degree. Very good. Is equal to 90 degree. This we are talking about the cubic unit cell, or cubic unit cell. This is about cubic unit cell. अब जब ये क्यूब है तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगी. तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम है तो उसे हम सपोज करते थे A, B एंड C. तो हमने सपोज किया था A. तो उसके लिए हमने जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था तो हमने वहां पर लिया था A क्यूब. क्यों? क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में A, B एंड C सेम रहता है. तो वहां हम L इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C सपोज करके A क्यूब ले सकते हैं. बट फॉर अदर देन द क्यूबिक, L, B एंड H डिफरेंट है. तो L, B, H एंड डिफरेंट है तो यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम A क्यूब नहीं ले सकते, वहां L इंटू B इंटू H लेना पड़ेगा. तो उसके बदले में वॉल्यूम का सपोज A के जगह में हम अब सपोज करेंगे एज अ V, डिनोट करेंगे वॉल्यूम एज अ V इन प्लेस ऑफ A क्यूब. अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट? मास ऑफ यूनिट सेल. सो आई एम राइटिंग हियर mass of unit cell. स्टूडेंट, मास ऑफ यूनिट सेल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्या क्या होना चाहिए आपके पास में? तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम, मतलब आपके पास में होना चाहिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट. First requirement for this is number of
एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसे हम डिनोट करेंगे Z से। मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फेस सेंटर में कितने हैं, बॉडी सेंटर में कितने हैं, तो वो हमें पता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल FCC BCC में किस तरह से है। तो ये एक बात हमारे पास में होनी चाहिए जिसे हम डिनोट करते हैं Z से। उसके बाद में हमारे पास में सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, मास ऑफ एटम इट इज नॉट पॉसिबल, सो फॉर दैट वी आर अवेयर विद द मोलर मास ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सोडियम का मोलर मास लेना है तो वो हमें पता है, क्लोरीन का मोलर मास कितना है तो वो हमें पता है 35.5। तो उस तरह से हमारे पास में मोलर मास है पर मास तो नहीं है, तो उसके ऊपर से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मास ऑफ एटम के लिए हम ले सकते हैं मोलर मास, मोलर मास, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस का मोलर मास हमें पता है। सो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ पर्टिकुलर एटम, मास ऑफ एटम, जिसे हम कहते हैं मोलर मास। अब स्टूडेंट्स एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करेंगे Na से, और मोलर मास हम डिनोट करते हैं कैपिटल M बाय स्मॉल m। सो मोलर मास हमने डिनोट किया कैपिटल M बाय स्मॉल m मोलर मास, एंड एवोगैड्रो नंबर हम डिनोट करते हैं Na से। अब स्टूडेंट्स आपको मास ऑफ एटम मिल सकता है यही फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला का यूज करके आप मास ऑफ एटम कैसे फाइंड कर सकते हो। अब मैं ये पार्ट ऊपर का जो है वो रब कर रही हूं। सो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहां से ये भी स्टूडेंट्स मैं निकाल रही हूं क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है आपके साथ में, तो आपने होप सो वो लिख लिया होगा। अब आपके पास में मास ऑफ एटम मिल गया है कि मास ऑफ एटम आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब जब मास ऑफ एटम मिल गया है तो आप डेंसिटी में वो सारी फॉर्मूलाज जो आपको अभी मिली वो सब रख सकते हो। तो मास ऑफ एटम मतलब क्या मिला है आपको, मोलर मास अपॉन Na। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला में लिखूंगी मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम को आप किससे डिनोट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ एटम हमने डिनोट किया है Z से। तो कितने नंबर ऑफ एटम है वो हमारे पास में उसका मोलर मास होना चाहिए, और लास्ट में हमारे पास में है वॉल्यूम। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। फिर से एक बार समझाती हूँ स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब जब हम यहाँ क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर crystal lattices. We know that how many number of crystal lattices in the simple cubic or in the BCC or in the FCC.
but we do not know the mass of the atom. So how can we find the density, and for that how we'll try to solve the question. तो उसके लिए वो न्यूमेरिकल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होना जरूरी है. तो मास बाय वॉल्यूम के लिए हमने ये लिया कि हमें जो मास है वो मास किस तरह से मिल सकता है. तो हमें पता है कि मोलर मास मतलब क्या. तो मोलर मास मतलब एवोगेड्रो नंबर इनटू मास ऑफ एटम. तो हम कोई भी मेटल का या कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट का मोलर मास हमें पता है. तो जब मोलर मास पता है तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम इसके ऊपर से मास ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं. मतलब मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलर मास बाय एवोगेड्रो नंबर. अब मास ऑफ एटम मतलब कितना एटम आपके पास में है, जिसको हमने डिराइव किया है Z से. सो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितना Z है, अगर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो. एज ए पैकिंग एफिशिएंसी में हमने किया था 2 नंबर ऑफ एटम है टोटल, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं. तो दैट इज Z एंड द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर substance or particular element which is given to you. So this is the formula to find the density. So D is equal to mm multiply by Z divided by Na multiply by volume. तो ये हुई आपकी formula to find the density. Students, write down in your notebook. अब स्टूडेंट्स बात ये है कि ये वाली फॉर्मूला से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं. न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई आपको ये Na+NCl- मतलब ये लेटाइस दिया हुआ है, तो उसमें ये इसका मोलर मास है और ये उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल है, तो उसकी डेंसिटी फाइंड करो. तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट होता है कि फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द गिवन सो एंड सो सब्सटेंस. तो वहां पर आप सीधी ये फॉर्मूला रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो. मोलर मास जो है मोस्टली सब्सटेंस के दिए हुए होते हैं, और जो वेल नोन एलिमेंट नहीं है उसके मोलर मास आपको दिए हुए होते हैं. और वेल नोन जो है वो तो आपने याद करके ही रखे हुए हैं. नहीं रखे हैं तो स्टूडेंट वेल नोन एलिमेंट का मोलर मास आपको याद होना चाहिए. तो मोलर मास और नंबर ऑफ यूनिट सेल के ऊपर से आप डी फाइंड कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रो नंबर. ये तो मैं भूल ही गई आपको पूछने का. एवोगेड्रो नंबर क्या लेना है, 6.02 इंटू 10⁻23. तो वो आपको भूलना नहीं है. एवोगेड्रो नंबर लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर, 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये वैल्यू तो हमेशा आपकी सेम रहेगी और वॉल्यूम जो है वो दिया होगा. तो एक क्वेश्चन रहेगा टू फाइंड आउट द डेंसिटी. अदर क्वेश्चन में भी ट्विस्ट करके पूछा होगा टू फाइंड द Z. आपको ये सब दिया हुआ है और Z मतलब नंबर ऑफ एटम जो है यू यूनिट सेल में वो फाइंड करना होगा. तो उसको आप फॉर्मूला को रीअरेंज करके भी वो फाइंड कर सकते हो. सो होप सो स्टूडेंट दिस टॉपिक इज क्लियर विथ यू. नाउ जस्ट विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफेक्ट. स्टूडेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है. डिफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं कोई खामी है. अब खामी मतलब इम्प्योरिटीज ऐड करने से भी हो सकती है, या तो कोई ऐसी वजह हुई कि जिसकी वजह से जो आयनिक सॉलिड है या तो नॉन आयनिक सॉलिड है उसमें से जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसकी, जो सिस्टमेटिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिक न रही और वहां पर कहीं ना कहीं हमें
डिफेक्ट या खाली जगह मिली जिसे हमने नाम दिया है डिफेक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है डिफेक्ट। डिफेक्ट के बारे में अब जो है उसका मैं डेफिनेशन आपको बोल रही हूं, राइट डाउन टू डेफिनेशन। डिस्टर्बेंस in the discipline arrangement of constituent particles of crystalline solid. Disturbance of discipline or regular arrangement of constituent particle in crystalline solid. अब किस तरह से वो क्रिएट हो सकती है? तो फर्स्ट पॉइंट, दे लीव देयर स्पेस and go to the some other space, maybe in the lattice or may not be. यहां से निकल के हो सकता है कि वो यही लैटाइस में कहीं और जगह में जाके बैठ गया या तो पूरा लैटाइस के बाहर निकल गया। एंड द स्पेस और दैट यूनिट सेल विच कम्स आउट, विच गोज आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस, वहां पर कुछ जगह खाली पड़ गई। तो जो इंटरेक्शन था, जो फोर्स था, वो फोर्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो क्रिएट होता है सॉलिड के अंदर उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। सो नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल डिफेक्ट्स आर देयर, दैट विल राइट। डिफेक्ट के टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। Defects are generally classified into two types, and these all defects are known as thermodynamic defect also. Thermodynamic defect। दोनों तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों तरह की डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कह सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक जब मैं लिख रही हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। मतलब कि ये डिफेक्ट कब क्रिएट होती है? जब उसकी थर्मल एनर्जी में कोई चेंजेस आता है तब ये डिफेक्ट क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन इट इज द पॉइंट डिफेक्ट and second one it is a line defect. First one is a point defect and second one is a line defect. Now this point defect is further classified into four different parts. Point defect is further classified into four different parts. In that four different parts, the first one it is known as stoichiometry. Stoichiometry. Second one is known as non-stoichiometric. non-stoichiometric। उसके बाद में the third one is known as impurity. Third one is known as impurity. So the point defect is classified into the three different categories. अब stoichiometry, non-stoichiometry and impurity. Students, stoichiometry का मतलब क्या हुआ?
स्टोइकियोमेट्री मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट उसके स्टोइकियोमेट्री में, उसकी अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉपर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट है, वो रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई है। और इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, अगर आप बाहर से कोई सब्सटेंस उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ वे में आ गया है कोई दूसरे सब्सटेंस के साथ में, तो उसे हमने इम्प्योरिटी वर्ड दिया हुआ है कि जो नहीं है क्रिस्टल लटाइस में और वो क्रिस्टल लटाइस के अंदर ऐड हो गया, उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। अब हम एक एक करके ये डिफेक्ट के बारे में समझते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने तो यहाँ पर ये 3 डिफेक्ट के बारे में लिख दिया, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड द इम्प्योरिटी, वो तो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट थी, लाइन डिफेक्ट के बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। स्टूडेंट, एक्चुअली लाइन डिफेक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, but then also before going to this point defect categorize, I'll just show you what is the point defect and how it creates. That line defect is, here I'm just drawing you students, ये एक प्लेन है। अब ये प्लेन में एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है, फिर से प्लस माइनस, फिर यहाँ पर है ये माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से यहाँ पर आपके पास में है प्लस माइनस प्लस माइनस। स्टूडेंट, ये आपको पता है कि इस तरह की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। अब लाइन डिफेक्ट में होता क्या है स्टूडेंट, लाइन डिफेक्ट में पूरी की पूरी लाइन, यहाँ पर ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, अब जब डिफेक्ट क्रिएट होगी तो डिफेक्ट में क्या हो सकता है, डिफेक्ट के अंदर सपोज से ये जो हमारी मिडल वाली रो थी, ये प्लस आपका, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर आपके पास में ये जो स्पेस एम्प्टी दिख रही है यहाँ, तो वो जो पूरी मिडल रो थी वो पूरी की पूरी लाइन गायब हो गई है, तो इसीलिए उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो पूरी मिडल रो नहीं है, यहाँ फिर से प्लस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है, तो ये पूरी लाइन गायब हो गई। पूरी लाइन जो है वो कहीं आउट ऑफ क्रिस्टल है या मे बी इनसाइड द क्रिस्टल है, तो इसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो विल नॉट गो इन टू दैट line defect. Now we'll come to the stoichiometric. Stoichiometric are further classified into 4 different categories. स्टूडेंट, यहाँ पर भी ही मैं सीधी लाइन खींच के 4 पार्ट उसका बता देती हूँ। Stoichiometric are classified into 4 different categories. उसके अंदर फर्स्ट जो है जिसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड जो है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड वन जो है उसे हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड फोर्थ वन है उसे हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये फर्स्ट दो जो आपकी डिफेक्ट यहाँ मैंने लिखी है, वो जो दोनों डिफेक्ट है वो जनरली नॉन आयनिक के अंदर दिखाई देती है। Vacancy defect and interstitial defect is generally seen in the non-ionic crystal, and the remaining two, Schottky defect and Frenkel defect, is generally seen in the ionic crystal. उसके बाद में हम जाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज।
फर्स्ट वन इज मेटल excess and second one is metal deficient. अब स्टूडेंट इसमें आगे जाने से पहले मैं तो वर्ड को समझने के लिए ही आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रही हूँ, फिर हम उसे डीप में क्लियरली समझेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब आपको पता चल गया कि स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। उसकी अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आता है, जिस तरह से वो रेगुलर अरेंजमेंट है वैसी की वैसी ही रहती है, डिसिप्लिन मैनर में रहती है। अब उसमें फर्स्ट है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अज्यूम करो कि पूरी हमारी जो क्लास है वो क्लास भरी हुई है, हर एक स्टूडेंट अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठा हुआ है। अब कोई एक स्टूडेंट को किसी टीचर ने बाहर बुलाया, तो वहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो जगह वहां पर खाली हो गई, तो जिसे हमने नाम दिया है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वो क्लास में से बाहर चला गया, दैट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। अब स्टूडेंट्स एक बात ये समझनी है कि जब वो स्टूडेंट हमारे 48 स्टूडेंट्स में से क्लास में से वो जब बाहर निकल जाता है, तो क्लास के अंदर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी या कुछ चेंजेस हो जाएगा डेंसिटी के अंदर? एक स्टूडेंट, एक लैटाइस पॉइंट, एक यूनिट सेल पूरा लैटाइस में से गायब हो गया, बाहर निकल गया, मतलब कि डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो दैट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। उसके बाद में सेकेंड वन जो है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ? इंटरस्टिशियल का मतलब जो है कि जो भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, ये जब हमने वॉइड पढ़ा था टॉपिक, तो वॉइड के अंदर पढ़ा था कि स्फीयर होने की वजह से बीच में एक जगह छूट जाती है जिसे हमने वॉइड नाम दिया था। अब यहाँ पर उसे हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल साइट, मतलब वो जगह को हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल साइट। तो अब कंडीशन ये हुई कि जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, रेगुलर अरेंजमेंट है, वो रेगुलर अरेंजमेंट में से वहां पर से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और वो बीच में जहां इंटरस्टिशियल साइट है वो साइट में आके बैठ गया, मतलब कि कहीं बीच में उसने जगह ले ली, अपनी ओरिजिनल जगह से उठ गया और बीच में जहां भी कहीं उसको जगह मिली वो वहीं का वहीं रहा। उसका मतलब क्या हुआ कि वो तो रहा किसके अंदर? लैटाइस के अंदर ही रहा, लैटाइस छोड़ के तो बाहर गया ही नहीं है। जैसे वैकेंसी के अंदर वो बाहर चला गया था, वैसे तो यहाँ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ वहां पर जगह क्रिएट हुई और यहाँ क्राउड हुआ। क्लियर हुआ स्टूडेंट? दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल साइट। अभी मैं आपको वो सब ड्रॉ करके समझा ही रही हूँ, पर पहले ये सिर्फ आपको ब्रीफिंग इसीलिए कर रही हूँ कि जब मैं ड्रॉ करते करते समझाती जाऊं तो आपका ये आइडिया क्लियर हो जाए ज्यादा, इसीलिए। तो वहां से वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी, वो वैकेंसी यहाँ पर उसने इंटरस्टिशियल साइट में आके भर दी है, तो इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता है। दिस टू डिफेक्ट इज जनरली सीन इन द नॉन आयनिक सब्सटेंस। इसके बाद में अब हम जाते हैं थर्ड वन विच इज नोन एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। ये आयनिक सॉलिड में जाता है, आयनिक क्रिस्टल के अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट होती है। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है स्टूडेंट? उसी तरह से स्कॉटकी डिफेक्ट में जैसे हमने वैकेंसी डिफेक्ट में देखा, उसी तरह से स्कॉटकी डिफेक्ट में कोई भी एक आयन निकल जाता है और वो एक आयन निकल के वो क्रिस्टल लेटाइस के बाहर चला जाता है। अब ये आयनिक डिफेक्ट है, आयनिक डिफेक्ट है, इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर नेगेटिव आयन निकलेगा तो वो उसके साथ में
पॉजिटिव आयन को भी लेके ही जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? दिस इज सीन इन द आयनिक crystal lattice. So in ionic crystal lattice, what happens? One of the, suppose anion leaves the crystal lattice, then that along with any of the anion also move from it space. That is known as the Schottky defect. And the next one, it is a Frankel defect. So Frankel defect के अंदर क्या होता है? Frankel defect में mostly only cation leaves and that cation will occupy the interstitial site space. जैसे हमने आगे नॉन आयन के अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा, उसके अंदर क्या होता है कि वहां से कोई एक आयन निकला, वहां से कोई एक आयन शब्द वहां हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन आयनिक में दिखाई देता है, इसलिए तो इंटरस्टिशियल में वहां से एक जगह खाली हुई और वो यहाँ आके भर गई, वो इंटरस्टिशियल साइट में आके भर गई। पर यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में मोस्टली कैटायन जो है वो अपनी स्पेस से निकल जाता है और वो इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है। तो जब यही दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मोस्टली सेम एज अ फ्रेंकल डिफेक्ट, बिकॉज इन दैट बोथ द unit cell is already there in the lattice only, and the same way we can this वैकेंसी डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट का भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक सेम वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड इन द नॉन आयनिक क्रिस्टल व्हाइल द स्कॉटकी इज सीन इन द आयनिक क्रिस्टल। अब ये थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद में उसमें हम डीप जाते हैं।